राकेश जी की बात यही नहीं है। अगर राकेश जी का यही रवैया नहीं होता तो मैं क्यों अलग बैठा हुआ होता। राकेश टिकैत जी हो या राजनीतिक संगठन हो, ये सब जो काम कर रहे हैं वो किसान के हित में काम नहीं कर रहे हैं। हम उनसे बिल्कुल अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक साथ मिलकर वो फिर भी महात्मा टिकैत के रास्ते पर चल के उनके स्वप्न, संकल्प, उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साथ आकर अगर वो एक मंच पर एक एजेंडा के साथ काम करते हैं तो हम जहां वो कहें उनके साथ वहां बैठकर काम करने के लिए तैयार हैं। सन 1987 से लेकर इतने लंबे समय तक परिवार भी जब एक साथ नहीं रहते, हम वहां 2022 तक रहे, एक लंबा समय है, 35 साल का समय है। 35 साल तक वहां रहने के बाद वहां पर अलग हुए तो कोई कारण आइडियोलॉजी से अलग का नहीं है, सिर्फ यही है, कौन सी बात नहीं थी। 2018 की किसान क्रांति यात्रा आप लोगों ने देखी होगी, वो एक बड़े समझौता की भेंट चढ़ी। और उससे बाद की अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर एक किसान आंदोलन हुआ और उसमें जहाँ पर 3 कानूनों को वापस लिया गया, उसमें हमने ये कहा था कि 3 कानूनों के साथ साथ एमएसपी भी उससे ज्यादा आवश्यक है। जब तक उसके उत्पाद की कीमतें नहीं मिलेंगी, जब तक एमएसपी पर उसकी फसल नहीं बिकेगी। आज भी हमने आपको बताया कि एमएसपी पर 25 वर्षों में उतना बड़ा किसान को नुकसान हुआ है। किसान कोई गरीब नहीं है, वो मात्र लागत मूल्य से भी कम कीमत पर अगर उसको फसल बेचनी पड़ रही है और मात्र 22 जिन्सों की हम बात करते हैं। तो आप बार बार उस बात को करते हैं कि राकेश जी वहां पर गए, राकेश जी उसके बाद पहलवान वाला एक आंदोलन हुआ था, राकेश जी उस आंदोलन में भी गए। क्या हश्र हुआ उस आंदोलन का? जहां भी चले जाते हैं, लखीमपुर खीरी पर हुआ, वहां क्या हश्र हुआ? हम कहना नहीं चाहते इन बातों को, आपने अगर पूछ ही लिया है तो हम राकेश जी से भी आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं और इस देश के किसानों को यह बता देना चाहते हैं कि राकेश जी किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो एक समझौतावाद की नीति पर चल पड़े हैं। और अगर उनको लड़ना है तो इस ट्रेड डील में वो शामिल आए। अगर इस ट्रेड डील की लड़ाई में वो शामिल नहीं हुए तो इस बात को बिल्कुल मान लेना चाहिए कि वो कोई किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो किसान का नाम लेकर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां सिंहासन हासिल करती हैं, राकेश टिकैत जी उसी तरह का काम कर रहे हैं। और जहां तक आपने कहा है कि कोई भी वहां पर राजनीतिक पार्टी नहीं आई है, उससे पहले राजनीतिक पार्टियों को आप कम मानते हैं क्या? राजनीतिक पार्टियों को भी सिर्फ आज यहाँ किसान के बीच में जाति, बिरादरी और धर्म के नाम पर बंटवारा करके उनको सिंहासन के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। कौन सी पार्टी की बात आप कर रहे हैं? बसपा यहाँ पर आई तो किसान मारे गए, और उसके बाद सपा जब यहाँ पर 2012 में उत्तर प्रदेश में आई, मैं खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 2012 में उन्होंने वायदा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने कहा था कि किसान के नलकूप का हम बिजली का बिल माफ करेंगे। क्या हुआ? उस कर्जा माफी के नाम पर किसान को एक बड़ा यहाँ पर उसमें बड़ी ब्याज देनी पड़ी और किसान उसको कर्ज को चुकता नहीं कर पाया। जिस कर्ज को किसान केसीसी के कर्जा को समय रहते हुए चुकता करता था, वो 2012 के उनकी घोषणा के बाद उसको चुकता नहीं कर पाया और किसान एक बड़े कर्जा में वो कर्जा बदल गया। तो कौन से हम उसकी सरकार की बात करें? इसने हमारी कहां सुनी थी? सपा ने कौन सी बात सुनी थी? किसानों एक संगठन बनाया था, हम उसके फाउंडर मेंबर हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि उस संगठन में जो लोग थे, उन लोगों का भी रवैया उसी तरह का हो गया। उन लोगों ने किसानों का नाम लेकर आज भी एक किसान ट्रेड डील के लिए धर्मेंद्र मलिक, जो अराजनीतिक संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि मां ये किसानों के लिए बड़ी हितकारी है। ये सभी लोग, राकेश टिकैत जी भी ट्रेड डील में शामिल हुए हैं। वो तब शामिल हुए कि जब कक्का जी ने और सब लोगों ने ये आह्वान किया है कि हम उसको लड़ेंगे। तो हम अगर अलग हुए तो उस आइडियोलॉजी को लेकर अलग हुए, जो महात्मा टिकैत का स्वप्न, संकल्प, उद्देश्य था, वो उससे भटके हुए हैं। आज उन सभी किसान संगठनों की जितने सारे संगठन बन रहे हैं, उनकी छतें स्वयं ऊंची होती चली जा रही हैं और किसान एक दास्तां और दरिद्रता की जिंदगी जीने के लिए परेशान है। उसका उत्पाद कितनी कम कीमत पर बिक रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं। 25 वर्षों के दरमियान एक ओईसीडी एजेंसी है, उसकी जो रिपोर्ट आई, उसमें 25 वर्षों के दरमियान 110 लाख करोड़ रुपया किसान का एमएसपी पर उसको कम कीमत मिली है। जबकि एमएसपी हिंदुस्तान के 22 जिन्सों पर, 22 उत्पादों पर ही उसको एमएसपी मिलती है। उस एमएसपी की अगर हम बात करते हैं तो वो ना लागत मूल्य है और ना लाभकारी मूल्य है। लेकिन कम से कम कीमत में भी उसको 110 लाख करोड़ रुपया कम कीमत 25 वर्षों में मिली है। 78 वर्षों में किसान पर कर्जा की अगर हम बात करते हैं तो 26 लाख करोड़ रुपया का कर्जा है। हमारे पास अगर इन 22 जिन्सों का पैसा भी अगर होता, एमएसपी वाला भी पैसा होता, तो हमारी स्थिति इस तरह की ना होती। और जहां तक हम C2+50 फॉर्मूला की बात करते हैं, वो फॉर्मूला कोई बहुत ज्यादा किसान के लिए बेनिफिशियल नहीं था। ये हमारी मजबूरी है। हमने तो कहा था कि 1967 को महात्मा टिकैत ने कहा था, 1967 को आधार वर्ष मानकर किसान के उत्पादों की कीमतें तय करी जानी चाहिए। लेकिन तब भी हमने, सरकार ने 2004 में जिस कमेटी का गठन किया, उसकी रिपोर्ट आई, वो आज तक लागू नहीं करी। ना कांग्रेस ने लागू करी
और ना ही वो बीजेपी ने लागू करी। इसलिए किसान को बचाने के लिए और किसान को स्वयं लड़ना पड़ेगा। आज किसान को ये सोचना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके हित में काम करने वाली नहीं है और ना ही कोई किसान नेता उनके हित में काम कर रहा है। किसान को स्वयं लड़ना पड़ेगा, तब वो लड़ाई एक यहाँ ये पे अब कोई पहला इतिहास नहीं है। हम अगर बारदौली किसान लड़ाई की बात करते हैं तो वो किसानों से शुरू हुई, उसके बाद हिंदुस्तान के समस्त नेता उसमें शामिल हो गए। आज भी जिस दिन किसान इसमें शामिल हो जाएगा, उस किसान के साथ सारे नेता आकर खड़े हो जाएंगे। तो हमारा संगठन अलग बनाकर चलाना हमारा कोई शौक नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारा अगर महत्वाकांक्षा, पैशन या शौक है तो सिर्फ उतना है कि महात्मा टिकैत का वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। अनिल जी, पिछले 12 सालों में आपको भी लगता है क्या देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है और सरकार की तानाशाही है? क्योंकि देश का युवा सड़कों पर है, जंतर मंतर पर आपने अपनी आंखों से देखा होगा किस तरीके से युवाओं के ऊपर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। जलियांवाला बाग तो हमने अपनी आंखों से नहीं देखा जब वो कांड हुआ था, लेकिन जंतर मंतर पर ये तस्वीरें हमने अपनी आंखों से देखी है, जो कहीं ना कहीं इंसान को झकझोर के रख देती है। क्या सरकार की तानाशाही है? भाई ये कोई कहने की बात नहीं है, इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है। आए दिन आज भी वहां पर जिस तरह से हो रहा है, और वो इस बात को कहते हैं, इन लड़ाइयों को एक झूठी अफवाहों की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। सरकार इस बात को कहती हो कि उसमें आतंकवादी घुस गए हैं, देशद्रोही घुस गए हैं, घुसे भी हैं तो आखिर क्यों घुसे? एक वार्ता का प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना चाहिए था। पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक होने के बाद कितने ही छात्रों की का एक हानि हुई है और कितने ही छात्रों ने आत्महत्या करी है, कितने ही परिवारों की जो वहां पर आशाएं थी वो टूटती हुई दिखाई दी हैं। क्या ये सरकार को दिखाई नहीं देता? ये सरकार इस देश के एक एक उस व्यक्ति के लिए है कि जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है। इन लोग अनिल जी, विपक्ष की भी कमजोरी है कहीं ना कहीं। जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, इनकी भी कमजोरियां रही है। क्योंकि ये लाठी चार्ज होने से पहले विपक्ष वहां पर जाता है और लाठी चार्ज के बीच में जाता है। 20 तारीख को संसद का जो घेराव करना था, जो पैदल मार्च जो करना था, उस दिन एक भी नेता या एक भी किसान संगठन का आदमी वहां पर दिखाई नहीं दिया उन बच्चों के पास में। क्या कोई ये सोची समझी विपक्ष की भी एक चाल थी, राजनीति थी? देखिए, किसान संगठन वो किसानों के बच्चे हैं। आप ये मत मानिए कि किसान संगठन वहां दिखाई नहीं दिया। वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों ने अपने बच्चों को वहां जाने दिया है तो वो उनके उन्होंने भेजा है। ये हम मान ही नहीं सकते कि वहां किसान संगठन